वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2018 की बात हो रही है। ठीक है, 2018 में यूपी टेट का जो लेवल सेकंड होता है 6 to 8 लेवल का, ठीक है, उसके प्रश्न आज मैं इस वीडियो में कराने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 10 से लेकर नहीं 1 से लेकर 18 तक के प्रश्न पूरे करा दिए हैं। आज इस वीडियो में वहीं से हम करेंगे, 19 प्रश्न से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए। और आज मैं अपनी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके सामने एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है और पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपको बताने हैं। पुस्तक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है हल, ऑप्शन बी है पैवलोव, ऑप्शन 3 है स्किनर या फिर ऑप्शन 4 होगा थॉर्नडाइक। बताइए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि स्किनर। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म यह जो पुस्तक है वो है स्किनर की। 1938 में बीएफ स्किनर ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। ठीक है, क्या नाम है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कब प्रकाशित हुई? 1938 यानी कि 1938 में। ठीक है, इस पुस्तक का जो हिंदी नाम है वो है जीवों का व्यवहार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। स्किनर थे वो व्यवहारवादी थे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जिसका नाम भी जीवों का व्यवहार यानी कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? प्रयोग किया था चूहे पर। ठीक है, चूहे पर प्रयोग किया था और चूहे को जिस पिंजरे में बंद किया था उस पिंजरे का नाम दिया था स्किनर बॉक्स। ठीक है, इससे आपको स्किनर का सिद्धांत भी याद हो गया। किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर किया था। ठीक है, हमारा जो प्रश्न था पुस्तक के लेखक ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि अगर छात्रों के सही व्यवहार का प्रशिक्षण देना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? दंड देना, पुरस्कार देना, उनकी प्रशंसा करना या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी कि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना। बच्चा जिस टीचर को अपना आदर्श मानता है वह उन्हीं का अनुकरण करता है। ठीक है, इसीलिए टीचर के लिए यह आवश्यक है कि वह बच्चे के सामने सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करे। ठीक है, इसीलिए आंसर 4 सही है। दंड नहीं देंगे, पुरस्कार से बच्चा इतनी जल्दी सही व्यवहार करना नहीं सीखता है जितना कि वह सामने टीचर को करते हुए देखता है उससे जल्दी सीख जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? नोट पूछा है, अंडरलाइन कीजिए, फिर से पढ़िए। लिखा है, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है डेविड ह्यूम या फिर ऑप्शन बी है D.W. एलन या फिर ऑप्शन सी है बुश या फिर ऑप्शन 4 है एचिसन। अगर हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण की तो 1963 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में
D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन किया था। इसीलिए D.W. एलन सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक हैं। 1963 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वहाँ से किया था। तो सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक होने के कारण यह तो संबंधित हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन 2 सही है। फिर बात करते हैं बुश की, एचिसन की, ये सहयोगी थे, ठीक है, D.W. एलन के। इसीलिए D.W. एलन, बुश और एचिसन तीनों ही सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित हैं। डेविड ह्यूम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। आपसे नोट पूछा था, आपने ऑप्शन 1 बताया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, ठीक है, शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ऑप्शन 1 है परावर्ती स्तर, ऑप्शन 2 है स्मृति स्तर, या फिर ऑप्शन 3 है अवबोध स्तर, या फिर ऑप्शन 4 है दूरवर्ती स्तर। प्रश्न है कौन सा नहीं है। आपसे नोट पूछा है, 3 स्तर होते हैं, ठीक है, 3 स्तरों के नाम दिए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको एक स्तर जो नहीं है वो बताना है। शिक्षण अधिगम के स्तर के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहला यही है, ठीक है, ध्यान से देखिए, अवबोध स्तर। नहीं, एक सेकेंड, देखिए, सबसे पहला जो शिक्षण अधिगम का स्तर होता है वो होता है स्मृति स्तर, ठीक है। क्या होता है? स्मृति स्तर। इसके जो प्रतिपादक हैं कौन है, साथ में वो भी याद रखिए क्योंकि उससे भी प्रश्न बन सकता है, तो वो है हर्बर्ट, ठीक है। इतना याद हो गया, पहला स्तर यही है, तो यह तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमसे नोट पूछा है, ये नहीं पूछा कौन सा है, ठीक है, इसीलिए यह काटा है। नेक्स्ट होता है अवबोध स्तर, सेकंड वाला, ठीक है, ये दूसरे नंबर का होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसके प्रतिपादक कौन है? H.C. मॉरिसन किसके प्रतिपादक हैं? अवबोध स्तर के, ठीक है, स्तर नंबर दूसरा, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, बचा पहला और चौथा। तीसरा स्तर होता है परावर्ती स्तर, इसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है चिंतन स्तर, ठीक है, तीसरे नंबर का होता है ये, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 स्तर इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। पहला कौन सा? स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर, तीसरा परावर्ती स्तर, या फिर कहो चिंतन स्तर। अब बताइए चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है? हंट, ठीक है, हंट, ठीक है, तीनों के स्तर के नाम बता दिए, तीनों के ही प्रतिपादक बता दिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए ये नहीं है। नोट पूछा था, दूरवर्ती स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, इसीलिए ही हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ठीक है, जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। पहला है योजना, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है व्याख्यान, फोर्थ है मस्तिष्क उत्तेजक। यहाँ देखिए, यहाँ जो इंग्लिश में दे रखा है वहाँ से भी समझ लीजिए, डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी पूछी है, क्लासरूम टीचिंग की कौन सी नहीं है। ठीक है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिए। अगर हम बात करें योजना की तो यह सही है, कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति के अंतर ही आती है, जिससे बच्चे का फायदा हो, जो बाल केंद्रित हो। ठीक है, वही हमारी जनतांत्रिक शिक्षण नीति होती है। ठीक है, तो यह तो है अन्वेषण करना, इसमें बच्चा सक्रिय रहता है, यह भी है। मस्तिष्क उद्वेलन, यह भी है। इसके अंदर क्या होता है कि हमने बच्चे को कोई समस्या दी, हमने क्या दिया, बच्चे को कोई एक समस्या दी और बच्चे से कहा बताइए इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। बच्चा अपने मस्तिष्क में सोचेगा, उसके अंदर जितनी क्रिएटिविटी होगी उसके आधार पर अलग अलग आंसर देगा।
तो वो क्या होता है कि हम उसे मतलब उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको हम बढ़ा रहे हैं, मस्तिष्क उद्वेलन, ठीक है, यही होता है। इसीलिए यह तो नहीं होगा, व्याख्यान नहीं होता है, इसीलिए यही हमारा आंसर है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, व्याख्यान, ठीक है। यहाँ देखिए, जो शिक्षण विधि होती है, तो शिक्षण विधियों में कुछ विधि तो होती हैं जो शिक्षक केंद्रित होती हैं, ठीक है, और कुछ विधियाँ ऐसी होती हैं जो छात्र केंद्रित होती हैं, ठीक है। और उसी में से आपका ये प्रश्न बना था। सबसे पहले अगर हम बात करें व्याख्यान विधि की, तो वह होती है शिक्षक केंद्रित विधि। यह जनतांत्रिक विधि नहीं होती है, जनतांत्रिक शिक्षण विधि होती है जो बाल केंद्रित होती है या फिर छात्र केंद्रित होती है, ठीक है, इतना याद रखोगे। उसके बाद आती है प्रदर्शन विधि, ट्यूटोरियल विधि और विवरण विधि, यह शिक्षक केंद्रित होती हैं। उसके बाद आती है छात्र केंद्रित विधियाँ, तो यह भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके मैं नाम बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए। नंबर वन है ह्यूरिस्टिक विधि, फिर है प्रोजेक्ट विधि, प्रश्नोत्तर विधि, फिर है अभिन्यास विधि, चर्चा विधि, जब बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, सक्रिय रहते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। समस्या समाधान विधि, वही मैंने आपको बताया। मस्तिष्क उद्वेलन मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों को समस्या दी जाती है और बच्चा नए नए तरीके बताता है समस्या को समाधान करने की, ठीक है। तो ये भी छात्र केंद्रित होती है। इसी तरीके से मैंने आपको शिक्षण विधियाँ बता दी, इसीलिए हमारा जो आंसर व्याख्यान विधि वो सही हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।